हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस एजुकेशन। डीसीएन हम पढ़ रहे हैं, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। कुछ बेसिक चीजें हमने 3 लेक्चर्स में कवर की है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नेटवर्क डिवाइसेस। इसमें से 100% क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। बहुत अच्छे से करना इस टॉपिक को। इसके नोट्स आपको मिल चुके होंगे, आपके ऐप वगैरह में होंगे ही, तो उन सारे नोट्स को पढ़िए। वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जैसा नोट्स में लिखा है वैसे ही। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। अब ये नेटवर्क डिवाइसेस है क्या? तो बहुत सीधी सी बात है, जब भी नेटवर्क बनेगा तो अलग अलग डिवाइसेस का इस्तेमाल होने वाला है, सिग्नल्स फ्लो होने वाले हैं। तो हो सकता है कहीं पर सिग्नल वीक हो जाए तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत पड़ जाए, कहीं सिग्नल को एक पर्टिकुलर ट्रैफिक की तरफ मोड़ा जाए, किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की तरफ भेजने के लिए उसको किसी पोर्ट के थ्रू भेजा जाए, तो उसके लिए डिवाइस लगेगा। कुछ डिवाइस ऐसे रहेंगे जिसमें से सिग्नल फ्लो होने वाला है, तो वो एम्पलीफाई भी कर सकता है सिग्नल को। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस नेटवर्क डिवाइसेस में। तो सबसे पहला डिवाइस जो हम देखने वाले हैं उसका नाम है रिपीटर। नाम से ही पता चल रहा है, रिपीटर क्या करेगा? तो सिग्नल्स जो रहेंगे, सिग्नल जो भी फिजिकल लेयर होता है, फिजिकल लेयर अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, पहले मैं इसकी बात कर लूंगा फिजिकल लेयर की। फिजिकल लेयर हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। 7 लेयर्स होती है नेटवर्क में, उसमें से सबसे पहली वाली लेयर होती है फिजिकल लेयर। ठीक है, तो जहां पर वायर का इस्तेमाल होगा या तो फिर जहां से सिग्नल वगैरह फ्लो होते हैं, जो हम बोल सकते हैं कि जहां पर सबसे इनिशियल फेज होगा नेटवर्क का, वो फिजिकल लेयर होती है। तो फिजिकल लेयर की अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल लेयर के ऊपर कौन कौन काम करता है? तो रिपीटर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन तो यही बनता है। ठीक है, कि अगर आपको बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर, तो ऑप्शन में आप रिपीटर होगा तो बिल्कुल जरूर मार सकते हो, आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट उसको कहा जाता है, उसको हम देखेंगे बाद में। देन रिपीटर की बात करेंगे। अब सीधी सी बात है, जब लैन की बात होगी या तो जब नेटवर्क की बात होगी, तब एक डिवाइस कनेक्ट रहेगा दूसरे डिवाइस के साथ में, या तो मल्टीपल डिवाइसेस भी कनेक्ट हो सकते हैं। नेटवर्क की बात चल रही है तो सिग्नल जब जाएगा, फ्लो होगा, तब कुछ अंतर के बाद में वो सिग्नल की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अब उस सिग्नल की स्ट्रेंथ जो कम हो गई है, उसके कारण वो सिग्नल शायद डेस्टिनेशन के पास नहीं पहुंच पाए। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में अगर सिग्नल कमजोर हो रहा है और कुछ समय बाद शायद वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। इसके लिए बीच बीच में क्या किए जाते हैं? रिपीटर्स लगाए जाते हैं। तो रिपीटर क्या करता है, जैसे मान लो कोई सिग्नल है, उसका स्ट्रेंथ डाउन हो गया, वीक हो गया, अगर वहां पर रिपीटर लगा दिया जाए तो उस सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो पहले जैसे सिग्नल जैसे हो जाएगी। मतलब जो ओरिजिनल सिग्नल होता है उसके जैसे उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी, बढ़ाएगा नहीं, एम्पलीफाई नहीं होगा। ठीक है, जैसे माइक है, माइक क्या करता है? आवाज को बढ़ा देता है। ठीक है, जो ओरिजिनल आवाज है उससे भी कई गुना बढ़ा देता है। वैसा काम यहाँ पर रिपीटर नहीं करेगा। रिपीटर उस सिग्नल की स्ट्रेंथ जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी, जैसे भेजा था उसी स्ट्रेंथ में सिग्नल को लाएगा। ठीक है, तो टू मेंटेन ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल कैन बी डन बाय यूजिंग रिपीटर्स। याद रखिएगा, ये क्या करता है? सिग्नल का स्ट्रेंथ मेंटेन करता है। ओरिजिनल सिग्नल का स्ट्रेंथ मेंटेन करने का काम रिपीटर का होगा। ठीक है, देखो नोट्स क्या लिखे हैं। अ रिपीटर इज अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स ओनली ऑन फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। रिपीटर्स हैव 2 पोर्ट्स एंड कैन कनेक्ट 2 सेगमेंट्स ऑफ लैन। एक लैन है, दूसरा लैन है, दोनों के बीच में इसको लगा दो तो ऑब्वियस सी बात है सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहेगा। देन इट एम्पलीफाइज द सिग्नल। एम्पलीफाई तो करता है लेकिन बहुत गुना बढ़ाएगा नहीं, याद रखना, ओरिजिनल स्ट्रेंथ इतना ही बढ़ाएगा। when they are transported over long distances so that the signal can be as strong as the original signal। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओरिजिनल सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है उतना ही रखेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। एम्पलीफाई उससे ज्यादा नहीं होने वाला है, याद रखना। अ रिपीटर बूस्ट द सिग्नल बैक टू इट्स करेक्ट लेवल। ठीक है, तो रिपीटर के बारे में हो गया। देन रिपीटर के बारे में होने के बाद में आगे में हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला डिवाइस देखते हैं, हब। ठीक है, हब क्या करता है? हब रिपीटर जैसा ही काम करता है, सिर्फ इसके अंदर 2 से ज्यादा पोर्ट्स रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे इसके पहले हमने रिपीटर देखा था, उसके अंदर 2 पोर्ट होते थे। बात करते हैं हब की, तो हब के अंदर 2 से ज्यादा पोर्ट्स या तो फिर उसको हम बोल सकते हैं मल्टीपल पोर्ट्स यहाँ पर रहने वाले हैं। नेटवर्क चैनल्स को ये कनेक्ट करेगा।
बाद में एक सेंट्रलाइज कनेक्शन का भी काम ये सर्वर के लिए कर सकता है। It act as a centralized connection to server when a hub receives a packet of data at one of its ports from a network channel. It transmits the packets to all of its ports to all other network channel. क्या मतलब है इसका? डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। यहां पर मान लो मैंने हब बना लिया। हब, इसमें इनकमिंग पोर्ट्स रहेंगे, इनकमिंग पोर्ट्स, और इसमें रहेंगे आउट गोइंग पोर्ट्स, इनकमिंग पोर्ट्स एंड आउट गोइंग पोर्ट्स। अब ये मान लो आउट गोइंग पोर्ट्स है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये 4 पोर्ट है। और यहां पर मान लो कोई नेटवर्क है, छोटा मोटा नेटवर्क है यहाँ पर इस तरह से, या तो कंप्यूटर से मान लो। तो इनकमिंग पोर्ट के थ्रू डेटा आएगा। जैसे यहाँ पर डेटा आएगा, डेटा मीन्स उसको हम डेटा पैकेट बोलेंगे, डेटा पैकेट। जैसे कोई डेटा पैकेट आएगा वैसे ही ये हब क्या करता है, उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। डेटा पैकेट को क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब इस पोर्ट के पास भी भेज देगा, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। अब उस डेटा पैकेट की जरूरत, अगर इनको नंबरिंग कर दो मैं 1 2 3 4, अगर इस डेटा पैकेट को भेजा गया है, इस डेटा, ये जो डेटा पैकेट बना था ये चौथे के लिए बना था, लेकिन ये डेटा पैकेट हब के पास आया तो उसने सिर्फ चौथे वाले डेस्टिनेशन के पास नहीं भेजा, उसने सबको दे दिया, ठीक है। 1 को भी दे दिया, 2 को भी दे दिया, 3 को भी दे दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से जब वो डेटा पैकेट आएगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसको यहाँ पर रिजेक्शन मिलेगा, यहाँ पर भी रिजेक्शन, यहाँ पर भी रिजेक्शन। बना था चौथे के लिए, तो चौथे पोर्ट के थ्रू जो भी डेस्टिनेशन होगा वहां पर इस पोर्ट को एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यही काम यहाँ पर होता है। तो हब याद रखना, हब क्या करता है, डेटा पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक इंटेलिजेंट तरीके से काम नहीं कर रहा है, याद रखना, ठीक है। इसलिए इसको डम स्विच भी कहा जाता है, डम स्विच, ठीक है। डम स्विच भी हब को कहा जाएगा। हब स्विच जैसा ही काम करता है लेकिन डम तरीके से, ठीक है। स्विच का भी वर्किंग थोड़ी देर बाद मैं बताता हूं, ठीक है। डम स्विच इसको कहा जाएगा। चलो देखो, देख लेते हैं। देन बात करते हैं गेटवे की। गेटवे क्या है, ये प्रॉक्सी सर्वर का काम कर सकता है और साथ साथ में फायरवॉल सिस्टम का भी काम करेगा। नेटवर्क गेटवे इसको कहा जाता है। तो गेटवे क्या करेगा, ये अनऑथराइज्ड एक्सेस जो होता है नेटवर्क के अंदर उसको रोकेगा। साथ साथ में यहाँ पर देखो लिखा है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकेगा, प्रिवेंट करेगा। इट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेबसाइट टेम्पररीली so that the repeated access to the same website or web page could be directed to the proxy server। अगर बार बार कोई एक वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हो एक बार दो बार, तो प्रॉक्सी सर्वर के पास जब आप वही वेबसाइट के पास वही वेबसाइट को एक्सेस करने जाओगे, तब आपको जो डेटा मिलेगा उस वेबसाइट को प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू मिलेगा। इससे क्या होगा, इससे एक सिक्योरिटी तो मिल ही जाएगी। हैकर्स अटैकर्स जो होते हैं, जब वो एक्सेस करने जाएंगे, हैक करने जाएंगे, तो प्रॉक्सी सर्वर की साइट उनको मिलेगी या तो प्रॉक्सी सर्वर का आईपी उनको मिलेगा, तो इससे सिक्योरिटी यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो ये एक फायदा इसका रहेगा। और दूसरा फायदा क्या है कि जो नेटवर्क के ऊपर लोड होता है, ट्रैफिक होता है, वो प्रॉक्सी सर्वर के कारण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये दो फायदे होते हैं यहाँ पर गेटवे के। तो प्रॉक्सी सर्वर का काम भी करेगा और साथ साथ में फायरवॉल का भी काम करेगा। अब ये फायरवॉल का काम कैसे करता है, क्या होता है फायरवॉल, तो फायरवॉल भी एक सिक्योरिटी सिस्टम ही है। फायरवॉल भी एक सिक्योरिटी सिस्टम ही है। फायरवॉल से हम यूजर्स को सीधा सीधा एक्सेस जो है वो देना है नहीं देना, ये डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। फायरवॉल का कंसेप्ट जो है, इसको अगर हम देखेंगे तो जैसे अगर मान लो मुझे कुछ वेबसाइट्स को अलाउ करना है, तो फायरवॉल के अंदर उन वेबसाइट का मैं एक लिस्टिंग कर दूंगा, ठीक है। जो लिस्टिंग फायरवॉल के अंदर मैंने कर दी उसको अलाउड लिस्ट के अंदर डाल दूंगा। अगर अलाउड लिस्ट के अंदर उन वेबसाइट के आईपी या तो वेबसाइट्स के नाम मैंने लिखे हैं या तो एड्रेस लिखे हैं, तो वही वाली वेबसाइट उस सर्वर में या तो उस नेटवर्क में एक्सेस हो सकती है। तो ये एक काम हो सकता है। दूसरा काम, अगर मान लो मुझे कोई वेबसाइट को अलाउ नहीं करना है तो उसके लिए मुझे एक लिस्ट बनाना पड़ेगा जिसको डिनाई लिस्ट कहा जाएगा। अगर डिनाई लिस्ट के अंदर मैंने कोई वेबसाइट का नाम लिख दिया और वो फायरवॉल जो है किसी नेटवर्क से अगर कनेक्ट है, तो नेटवर्क के जो यूजर्स है वो उन
डिनाई वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो फायरवॉल दो तरह की लिस्ट मेंटेन करता है, ठीक है। फायरवॉल जो है ये दो तरह की लिस्ट मेंटेन करता है, एक होता है अलाउड लिस्ट और एक होता है डिनाई लिस्ट, ठीक है। डिनाई लिस्ट और अलाउ लिस्ट इसको हम बोल सकते हैं। तो अलाउड लिस्ट के अंदर वो वेबसाइट जो अलाउ है उतनी ही एक्सेस हो पाएगी। डिनाई लिस्ट के अंदर जो वेबसाइट डिनाई लिस्ट में है वो कभी भी एक्सेस नहीं होने वाली है उस नेटवर्क के अंदर जिसके साथ ये फायरवॉल कनेक्ट है। तो दो में से एक तरीका फॉलो किया जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप कॉलेज वगैरह के लैब में बैठे हो और वहां पर आपने www.facebook.com लिख दिया तो शायद फेसबुक की वेबसाइट खुले ही ना। तो अगर नहीं खुल रही है इसका मतलब उसको किस में डाला होगा, उसमें डाला होगा डिनाई लिस्ट में, ठीक है। वो वेबसाइट डिनाई लिस्ट में है इसलिए वो आपको एक्सेस उसका नहीं मिल पा रहा है, फायरवॉल उसको बाहर के बाहर ही रोक देता है। और आप फायरवॉल से नेटवर्क कनेक्ट है तो फायरवॉल उसको आने ही नहीं देगा, फेसबुक की वेबसाइट को अंदर तक एक्सेस ही नहीं होने देगा। तो इससे एक सिक्योरिटी भी मेंटेन रहेगी। जैसे अगर मान लो ये फायरवॉल है और इससे यहाँ पर एक नेटवर्क कनेक्ट है, यहाँ पर नंबर ऑफ यूजर्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है, नंबर ऑफ यूजर्स है, हजारों लाखों भी ले सकते हैं तो 10-15 भी ले सकते हैं छोटे नेटवर्क में, ठीक है। इनको नंबरिंग भी कर देते हैं। इसको अगर मैं बोलता हूं कि ये फायरवॉल सिस्टम है, अब बाहर के नेटवर्क में से जो बाहर का नेटवर्क है, बाहर का नेटवर्क मतलब इंटरनेट, उसको मैं वैन बोल देता हूं, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट से ऑब्वियस सी बात है जब भी कोई डेटा आएगा तो जाएगा तो इस फायरवॉल सिस्टम के थ्रू ही जाने वाला है। यहाँ पर अगर ये मान लो ये दूसरा जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है इसने वेबसाइट डाला www.fb.com, अगर ये वेबसाइट इसने एक्सेस करने की कोशिश किया और इस फायरवॉल के अंदर एक डिनाई लिस्ट है, इस डिनाई लिस्ट के अंदर मान लो www.fb.com ये जो है ये वेबसाइट डिनाई लिस्ट में है तो ऑब्वियस सी बात है ये अंदर के यूजर इस वेबसाइट को कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फायरवॉल यहाँ पर सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि एक गेट कीपर जैसे होता है, गेट कीपर होता है ना, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड जो होता है, एक फ्लैट सिस्टम है उसके बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है तो वो फ्लैट वाले लोगों को तो आने जाने देगा, फ्लैट के अंदर जो रहते हैं, लेकिन कोई नया बंदा दिख गया तो उनको रोक लेगा, पहले वेरीफाई करेगा बाद में जाने देगा। उसी तरह से फायरवॉल सिस्टम यहाँ पर काम करेगा तो ये अंदर का जो नेटवर्क है उसको सिक्योरिटी मिल जाएगी। साथ साथ में अगर इंटरनेट के माध्यम से कोई हैकर है, वो हैकर अगर मान लो इस कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहेगा तो इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस इस हैकर को कभी नहीं मिल पाएगा, उसको हमेशा इस गेटवे का तो इस फायरवॉल का आईपी एड्रेस मिलेगा। तो अंदर का जो नेटवर्क है वो सुरक्षित हो जाता है, सेफ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर फायरवॉल सिस्टम काम करेगा, सिक्योरिटी ही इससे प्रोवाइड होने वाली है इंटरनल नेटवर्क को। साथ साथ में गेटवे की बात करेंगे तो गेटवे कैन एक्ट एज अ फायरवॉल सिस्टम एज वेल एज इट एक्ट एज अ प्रॉक्सी सर्वर, जिससे ट्रैफिक लोड भी कम होगा और साथ साथ में सिक्योरिटी भी नेटवर्क के अंदर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये फायदा रहेगा गेटवे का। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की। नेक्स्ट डिवाइस जो है उसका नाम है स्विच। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने हब आपको बताया था, हब क्या करता था, सारा का सारा जो भी उसके पास डेटा पैकेट्स आएंगे उनको क्या करता था, ब्रॉडकास्ट कर देता था सारे पोर्ट्स के पास में। अब हम बात करते हैं स्विच की। तो स्विच एक हार्डवेयर डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का काम करेगा। साथ साथ में लैन के अंदर इसका इस्तेमाल होने वाला है। और ओएसआई मॉडल के अंदर देखा जाए तो डेटा लिंक लेयर के अंदर स्विच का इस्तेमाल किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्विच कौन से लेयर के ऊपर काम करता है, तो डेटा लिंक लेयर के ऊपर, ठीक है। डेटा लिंक लेयर किसका होता है, तो ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, ये भी नेटवर्क ट्रैफिक जो होता है उसको रिड्यूस करने का काम करेगा। और स्विच क्या करता है, स्विच वही काम करेगा जो हब करता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करता है। जैसे अगर मान लो यहां पर मैंने बना लिया स्विच, इस स्विच के साथ में मल्टीपल पोर्ट्स है, मल्टीपल नेटवर्क है, तो फिर कंप्यूटर इस पोर्ट के से कनेक्टेड है। यहां पर इनकमिंग पैकेट आ रहे हैं, इनकमिंग पैकेट आ गया। अब इस इनकमिंग पैकेट को स्विच अपने पास लेगा। अगर ये मान लो वही 4 कंप्यूटर है 1 2 3 4, ठीक है। तो स्विच क्या करेगा, जो डेटा आएगा, जो पैकेट आएगा, जो भी डेटा पैकेट आएगा, उस डेटा पैकेट को ये स्विच अपने पास लेगा।
इनकमिंग पैकेट आएगा इसके पास में बाहरी नेटवर्क से, और अगर वो पैकेट मान लो, वो डेटा पैकेट मान लो सिर्फ और सिर्फ चौथे कंप्यूटर या तो इस चौथे पोर्ट के थ्रू डेस्टिनेशन के पास जाने वाला है, तो स्विच क्या करेगा, उस पैकेट को, अगर ये पैकेट है, ये डेटा पैकेट है, तो उसको सबके पास नहीं भेजेगा, सिर्फ किसके पास भेजेगा, इस चौथे पोर्ट के पास में। तो चौथे पोर्ट के थ्रू जो भी डेस्टिनेशन है उसके पास डेटा पहुंच जाएगा, बाकी लोगों तक डेटा उनके पोर्ट के पास भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी डेटा नहीं जाएगा, यहां पर भी नहीं जाएगा, यहां पर भी नहीं जाएगा, डेटा सीधा यही से कहां कर, स्विच कहां कर दिया जाएगा, रूट कहां कर दिया जाएगा, डेस्टिनेशन नेटवर्क के पास में या तो डेस्टिनेशन नेटवर्क के पास में। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है, डेटा हर जगह नहीं जा रहा है, तो डेटा ट्रैफिक वैसे भी कम हो गया। ठीक है, अनवांटेड डेटा इधर उधर फ्लो नहीं हो रहा है, जहां डेस्टिनेशन है उसी पोर्ट के पास में वही पोर्ट से डेटा फ्लो हो रहा है। तो स्विच जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट तरीके से काम करता है, इसके कारण स्विच को इंटेलिजेंट हब भी कहा जाता है, इंटेलिजेंट हब। ठीक है, हब जैसे काम कर रहा है लेकिन सबको नहीं दे रहा है डेटा। ठीक है, जहां जरूरत है उसी पोर्ट के पास में डेटा को ये भेज रहा है। अगर मान लो इस डेटा पैकेट के अंदर एड्रेस जो लिखा है वो चौथे पोर्ट के थ्रू उस डेस्टिनेशन का एड्रेस अगर लिखा हुआ है वहीं तक डेटा जाना है, तो उसी रास्ते से वो डेटा को भेजेगा, बाकी पोर्ट के पास डेटा जाने वाला नहीं है, याद रखिएगा। दैट्स व्हाई स्विच इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंट हब। और हब को क्या कहा जाता था, तो हब को कहा जाता था डम स्विच, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, डम स्विच। तो देख लो नोट्स, वही सब लिखा है यहां पर। देखो, स्विच फॉरवर्ड्स अ डेटा पैकेट टू स्पेसिफिक रूट बाय एस्टेब्लिशिंग अ टेम्पररी कनेक्शन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। देयर इज वास्ट डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब। स्विच और हब में अंतर है। अ हब फॉरवर्ड्स इनकमिंग डेटा पैकेट्स टू ऑल द हब पोर्ट्स। ठीक है, हब क्या करता था, सभी को डेटा भेज देता था, जिसको जरूरत है उस रूट पे भी, जिसको जरूरत नहीं उस रूट पर भी डेटा को भेज देता था। बट यहां पर स्विच वैसा नहीं करेगा। स्विच जो डेस्टिनेशन होगा और जिस डेस्टिनेशन के साथ में जो पोर्ट कनेक्ट होगा उसी को वो ये डेटा भेजेगा। ठीक है, व्हाइल फॉरवर्ड्स ईच इनकमिंग पैकेट टू द स्पेसिफिक रेसिपिएंट। तो ये किसके लिए स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है किसके लिए, स्विच के लिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो बना है व्हाइल के बाद में, ये स्विच का काम रहेगा। और हब के लिए ये लिखा है, अ हब फॉरवर्ड्स ऑल इनकमिंग पैकेट्स टू ऑल द हब पोर्ट्स। तो ये हब का पार्ट हो गया और ये स्विच का पार्ट हो गया। ठीक है, देन आगे में ब्रिज की बात करेंगे। ब्रिज क्या करता है, तो नाम से ही पता चल रहा है, ब्रिज क्या करेगा, दो चीजों को कनेक्ट करेगा। ठीक है, अगर आपके घर की तरफ ब्रिज होगा तो बीच में जरूर कोई तो भी नदी नाला कुछ तो होगा, उसके ऊपर ब्रिज बना होगा, तो दो एरिया को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर नेटवर्क के अंदर भी सेम काम होगा। यहाँ पर अगर मान लो एक लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको मैं नाम दे देता हूँ 1, इधर मान लो दूसरा है लोकल एरिया नेटवर्क 2। अब इन दोनों लाइन को क्या करना है, मुझे कनेक्ट करना है, तो बीच में एक डिवाइस लगा दो जिसको क्या बोला जाएगा, ब्रिज। ठीक है, तो दोनों लाइन को कनेक्ट कराने का काम, दोनों लाइन के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम इस डिवाइस के थ्रू किया जाएगा, जिसको ब्रिज कहा जाता है। तो ब्रिज के बारे में भी देख लेते हैं क्या नोट्स में लिखा है। ब्रिज सर्व्स एज अ सिमिलर फंक्शन एज स्विचेस। स्विचेस जैसा ही काम करेगा। अ ब्रिज फिल्टर्स डेटा ट्रैफिक एट अ नेटवर्क बाउंड्री, वही काम करेगा, जहां डेटा भेजना है वहीं पर भेजेगा, जिसको जरूरत है वहीं पर डेटा को भेजेगा। स्विच जैसा ही काम करता है। ब्रिजेस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन लैन बाय डिवाइडिंग इट इनटू 2 सेगमेंट्स। ठीक है, नेटवर्क के अंदर जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको डिवाइड करने का काम करेगा। तो उससे क्या होगा कि जो ट्रैफिक है, एक ही रास्ते के ऊपर जो ट्रैफिक है, एक ही रास्ते के थ्रू जो डेटा जा रहा है, उसका ट्रैफिक यहाँ पर कम होने वाला है। ट्रेडिशनल ब्रिजेस, पुराने जमाने के ब्रिजेस की बात करें, ट्रेडिशनल ब्रिजेस सपोर्ट्स 1 नेटवर्क बाउंड्री whereas switches usually offers 4 or more हार्डवेयर पोर्ट्स। तो बात करते हैं हम स्विच और ब्रिज की। तो ब्रिज जो होता है ये ऑब्वियस सी बात है, दो नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता था, लेकिन स्विच जो है उससे ज्यादा लेवल का, मल्टीपल पोर्ट्स होने के कारण ज्यादा लेवल पर काम करेगा। तो काम तो स्विच जैसा ही कर रहा है, लेकिन याद रखना क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि दो लोकल एरिया नेटवर्क है, तो दो अलग अलग नेटवर्क को अगर आपको ज्वाइन करना है तो बीच में आप इनमें से कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करोगे। तो आपको ऑप्शन में दे देता है, अलग अलग जो डिवाइसेस है उनको दे देता है। तो उसमें सही जो ऑप्शन होगा वो आपको ब्रिज ही मारना है। ठीक है, देन आगे में ये वाला पॉइंट याद रखना, स्विचेस। स्विचेस को क्या कहा जाता है, स्विचेस आर समटाइम्स कॉल्ड एज मल्टीपोर्ट ब्रिजेस। ब्रिज के अंदर मल्टीपोर्ट तो रहेंगे नहीं, है ना,
ब्रिज क्या करेगा, दो नेटवर्क को कनेक्ट करेगा, लेकिन स्विच जो है वो दो से ज्यादा नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू हैव मल्टीपल पोर्ट्स। ठीक है, मल्टीपल पोर्ट्स इसके अंदर रहेंगे, दैट्स व्हाई स्विच को मल्टीपोर्ट ब्रिजेस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राउटर की। राउटर क्या है, ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है। ये क्या करेगा, इनकमिंग पैकेट को लेगा, उसको एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद में क्या करेगा, उसको मूव करेगा, कहां पर, दूसरे नेटवर्क में। ठीक है, दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर करेगा, और जो भी डेस्टिनेशन है वहां पर उसको भेजने के लिए राउटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जो भी एप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन रहेगा वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, उस डेटा को पहुंचाने की जिम्मेदारी राउटर की होगी। जैसे अगर मान लो ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है, आपको जाना है कैसे और आपको रास्ता नहीं पता, तो आप एक सिग्नल पर रुकोगे, ट्रैफिक पुलिस वालों को पूछोगे कि यहाँ मुझे जाना है, तो कौन से रास्ते से जाना है, आपके सामने तीन रास्ते हैं, तो एग्जैक्टली कहां से जाना, तो किसी को तो पूछोगे। वैसे ही डेटा पैकेट जब नेटवर्क के ऊपर घूमते हैं तब वो राउटर के पास आएंगे, राउटर उसका एनालाइज करेगा, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगा और उसके हिसाब से उसको किसी एक नेटवर्क के रास्ते के ऊपर भेज देगा कि तुमको यहां जाना है, तुम्हारा डेस्टिनेशन इधर है। ठीक है, तो राउटर क्या करेगा, तो नाम से ही पता चल रहा है, रूट देने का काम करेगा, रास्ता देने का काम करेगा, किसको, डेटा पैकेट्स को। ठीक है, तो यहां पर देखो, राउटर इज हार्डवेयर डिवाइस विच इज डिजाइन टू टेक इनकमिंग पैकेट्स, एनालाइज द पैकेट्स, मूविंग द पैकेट्स टू अनदर नेटवर्क इंटरफेस, converting the packets to another network interface, dropping the packets, directing the packets to appropriate location। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही रहेगा, पैकेट्स को क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, कहां पर, उसके सही डेस्टिनेशन के पास में। ठीक है, पैकेट्स को ड्रॉप करने का काम भी इसका रहेगा, पैकेट को दूसरे नेटवर्क में भेजने का काम भी राउटर ही करेगा, उसको दूसरे नेटवर्क के हिसाब से कन्वर्ट करने का काम भी राउटर का ही रहेगा। एक पैकेट की अगर हम बात करते हैं, डेटा जब भेजा जाएगा इंटरनेट के ऊपर तो पैकेट में भेजा जाता है, और एक पैकेट की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर सोर्स एड्रेस रहेगा, उसके अंदर डेस्टिनेशन का एड्रेस रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, और उसके अंदर डेटा भी तो रहेगा ना। ठीक है, इन सभी के साथ में क्या करेगा, ये डेटा पैकेट जाएगा, और जब डेटा हम भेजते हैं तो वो बहुत सारे पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है, और हर एक पैकेट अपना अपना रास्ता, अलग अलग रास्ता पकड़कर सही डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच जाते हैं। और जब सही डेस्टिनेशन के पास ये पैकेट सारे आ जाते हैं तो सब मिलकर एक वहां पर सारे के सारे पैकेट एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट करते हैं, सारे पैकेट्स एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं और आपको मिलती है वो आपकी फाइल। ठीक है, तो जब आप भेजते हो तो फाइल ही भेजते हो ना, जब किसी को डेटा भेजना है तो फाइल ही तो भेजते हो आप लोग। ठीक है, अगर मैंने फाइल भेजा तो ऑब्वियस सी बात है वो फाइल पूरी एक साथ नहीं जाएगी एक रास्ते से, उसको क्या किया जाएगा, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया जाएगा, फिर वो पैकेट जहां से रास्ता मिलेगा वहां से जाएंगे, राउटर आएगा बीच में, हब आएगा, स्विच आएगा, गेटवे आएगा, सब होने के बाद में जब डेस्टिनेशन के ऊपर वो सारे पैकेट रिसीव हो जाएंगे, 100% डाउनलोड जब हो जाएगा तो फिर से सब रीअरेंजमेंट का एक प्रोसेस होता है और सारे पैकेट एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर मान लो ये पैकेट 1 है, ये पैकेट अगर 1 है तो इसके पास में सोर्स का एड्रेस रहेगा, डेस्टिनेशन का एड्रेस रहेगा, डेटा भी रहेगा, और साथ में इसके बाद वाला जो पैकेट रहेगा, मान लो इसका बाद वाला पैकेट है 2, ठीक है, अनदर पैकेट जिसको हम बोलते हैं, अनदर पैकेट बोल देते हैं, दूसरा पैकेट, उसका भी इसके पास क्या रहेगा, एड्रेस रहेगा। तो अगर मान लो ये दूसरा पैकेट है, इसका मान लो नाम मैंने 2 दे दिया, तो डेस्टिनेशन पर पहला पैकेट किसके साथ जुड़ेगा, दूसरे के साथ में, दूसरा किसके साथ जुड़ेगा, तीसरे के साथ में, तीसरा चौथे के साथ में। तो इनको डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद में किसके साथ कनेक्ट होना है वो भी एड्रेस इनके पास, पैकेट्स के पास में होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोडेम की। मोडेम क्या करता है, कन्वर्जन करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। ये काम करने का काम है मोडेम का। देख लेते हैं, जैसे ये एक कंप्यूटर है, इसको मैं सेंडर बोल देता हूं, ट्रांसमीटर। यहां पर दूसरा एक कंप्यूटर मैंने ले लिया जिसको मैं रिसीवर बोल देता हूं। दोनों के बीच में अगर मान लो टेलीफोन लाइन फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, टेलीफोन, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं मैं थोड़ी सी, टेलीफोन लाइन से अगर दोनों के बीच में कनेक्शन है, टेलीफोन लाइन एनालॉग सिग्नल को सपोर्ट करता है, और ये जो कंप्यूटर है इसको मैं कंप्यूटर 1 बोलता हूं, इसको मैं कंप्यूटर 2 बोलता हूं, और कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को सपोर्ट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के बीच में टेलीफोन लाइन के थ्रू कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ऐसे केस में हमको बीच में एक डिवाइस लगाना पड़ेगा जिसको कहा जाएगा मोडेम। ठीक है, यहां पर एक मोडेम लगा दो,
इसको मैंने नाम दे दिया मॉडेम 1, इसको मैंने नाम दे दिया मॉडेम 2। ठीक है, ये इस कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट हुआ मॉडेम है और ये इसके साथ में कनेक्ट हुआ मॉडेम है। अब जो भी डेटा कंप्यूटर 1 में रहेगा, जब ये सेंड करेगा तो सेंड करते वक्त तो डिजिटल में सेंड करेगा, डिजिटल सिग्नल को सपोर्ट करता है। अब इस डिजिटल सिग्नल को मॉडेम लेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एनालॉग सिग्नल में। अब एनालॉग सिग्नल को सपोर्ट कौन करता है, ये वाला टेलीफोन लाइन या तो ये वाला नेटवर्क, जो भी रहेगा। एनालॉग सिग्नल में डेटा जाएगा जाएगा जाएगा। अब एनालॉग सिग्नल डायरेक्टली इस कंप्यूटर को तो समझेगा नहीं, तो इस केस में इस एनालॉग सिग्नल को रिसीव करने का काम इस कंप्यूटर के मॉडेम के थ्रू किया जाएगा और इस एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, डिजिटल सिग्नल में। तब इसको समझ में आएगा कि कंप्यूटर 1 ने क्या डेटा भेजा है। तो यहाँ पर दो कन्वर्जन हो रहे हैं, एक हो रहा है डिजिटल टू एनालॉग और दूसरा हो रहा है एनालॉग टू डिजिटल। तो याद रखना, जब भेजने की बात होती है, डेटा जब कंप्यूटर में से निकलता है डिजिटल फॉर्मेट में और अगर वो एनालॉग में कन्वर्ट हो रहा है मॉडेम के थ्रू, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। एग्जाम में उल्टा हो जाता है, मारना था मॉड्यूलेशन, मार के आ जाता है डीमॉड्यूलेशन। ये गड़बड़ होती है। डिजिटल टू एनालॉग, अगर डिजिटल सिग्नल एनालॉग में कन्वर्ट हो रहा है मॉडेम के थ्रू, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है मॉड्यूलेशन। और वही अगर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया जा रहा है तो उसको कहा जाता है डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, डीमॉड्यूलेशन। यहां पर रिसीवर एंड पर क्या हो रहा है, एनालॉग टू डिजिटल, तो यहां पर क्या हो रहा है, डीमॉड्यूलेशन हो रहा है, डीमॉड्यूलेशन। और यहां पर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो यहां पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, मॉड्यूलेशन। ठीक है, याद रखना इस डायग्राम को, स्क्रीनशॉट लेके रख दो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो। ठीक है, याद नहीं रहेगा, ये उल्टा होता है, मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत बार इसमें गड़बड़ी होती है। आपको पूछा जाता है कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन क्या है, तो मार के आ जाते हैं मॉड्यूलेशन, होता है ऐसा। ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग क्या है, तो मार के आ जाता है डीमॉड्यूलेशन। गड़बड़ हो जाएगी ना, डिजिटल टू एनालॉग अगर कन्वर्जन है तो मॉड्यूलेशन होगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होगा तो डीमॉड्यूलेशन होगा। इस डायग्राम को याद रखना। कंप्यूटर में से डेटा भेजा जाएगा टेलीफोन लाइन में, तो ऑब्वियस सी बात है डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल टू एनालॉग मतलब मॉड्यूलेशन। देखो मॉडेम था ना, तो दो शब्द है इसके अंदर, मॉड और डेम। मॉड स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर, डेम स्टैंड्स फॉर डीमॉड्यूलेटर। इसलिए दोनों काम ये करने वाला है, डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। डिजिटल टू एनालॉग ये वाला पार्ट और एनालॉग टू डिजिटल डेम वाला पार्ट, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक, चलो देखो, मोडेम इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। प्रोसेस भी लिखा है, मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर का काम करेगा एट द सेंडर्स साइट। सेंडर के समय यही काम हमने देखा डायग्राम में। कन्वर्ट्स बैक टू एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, डीमॉड्यूलेटर उस रिसीवर एंड पर काम होगा ये। इन ऑर्डर टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल वाया टेलीफोन लाइंस, अ मोडेम इज ऑलवेज प्लेस्ड बिटवीन टेलीफोन लाइन एंड कंप्यूटर। शायद ये जो लिखा है यही तो मैंने यहां पर ड्रॉ किया है, देख लो सेम चीज है, सेंडर एंड रिसीवर एंड, यहां पर मोडेम वहां पर मोडेम, डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन, एनालॉग टू डिजिटल डीमॉड्यूलेशन, बीच में टेलीफोन लाइन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं RJ11 कनेक्टर की। RJ11 कनेक्टर, इसको रजिस्टर्ड जैक कहा जाता है। इस कनेक्टर की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो पुराने जमाने में टेलीफोन लाइंस होती थी उसके एंड में जो कनेक्टर लगता था वो RJ11 कनेक्टर होता था। आज भी लगता है, आज भी इसका इस्तेमाल होता है। कनेक्टर है मतलब सीधी सी बात है, इसके भी टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पर 2 पेयर वाला कनेक्टर रहेगा, 2 पेयर मतलब उसके अंदर 4 वायर का इस्तेमाल होने वाला है। थोड़ा सा जब डेटा कम होता था, डेटा की जरूरत हमारी कम थी, तब RJ11 का कनेक्टर नेटवर्क के अंदर किया जाता था और टेलीफोन लाइंस के साथ में इस तरह का पॉट्स जो सिस्टम है, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस, उसके साथ में इस कनेक्टर को लगाया जाता था, डिप्लॉय किया जाता था। अभी जो फिलहाल में मार्केट में कनेक्टर इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं RJ45। RJ45 कनेक्टर भी सेम वैसे दिखने में सेम ही है, ट्रांसपेरेंट सा होता है। आपने देखा होगा लैन केबल के एंड में या तो फिर इथरनेट केबल के एंड में या तो फिर टेलीफोन लाइन के एंड में एक ट्रांसपेरेंट सा कनेक्टर होता है, वही है RJ45 या तो RJ11। RJ11 टेलीफोन लाइन के साथ में इस्तेमाल होता था। RJ45 कनेक्टर की बात करेंगे तो इसको रजिस्टर जैक 45 कहा जाता है। इसमें 8 वायर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। 8 वायर का इस्तेमाल किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर डेटा फ्लो ज्यादा रहेगा, बैंडविड्थ ज्यादा रहेगा। ठीक है, देन बात करते हैं हम
RJ45 कनेक्टर की, तो लैन के अंदर इसका इस्तेमाल खासतौर पर बहुत ज्यादा किया जाता है। टेलीफोनी एप्लीकेशंस जो होते हैं, वीडियो कॉल हो गया, थोड़ा सा ज्यादा डेटा जहां पर जरूरत है, ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत है, वहां पर RJ45 कनेक्टर का इस्तेमाल नेटवर्क के अंदर किया जाएगा। खास करके इसका इस्तेमाल जहां पर सीरियल कनेक्शन है, सीरियल कनेक्शन का होता है तो इंटरनेट का कनेक्शन सीरियल ही है, ठीक है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इथरनेट कार्ड की बात करेंगे। इथरनेट कार्ड को ही नेटवर्क कार्ड भी कहा जाता है। नेटवर्क कार्ड, या तो इसी को एक शॉर्ट में नाम याद रखना, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी इसको कहा जाता है। इसी को इथरनेट कार्ड भी नाम दिया जाएगा। ये एक एडेप्टर है, नेटवर्क एडेप्टर है, ये एक हार्डवेयर है, इसकी मदद से हम नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये कार्ड आपके कंप्यूटर में है तभी जाकर आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाओगे, नेटवर्क से आप जुड़ पाओगे, फिर वो नेटवर्क कोई भी हो, छोटा हो या तो बड़ा हो, ठीक है। उस केस में इथरनेट कार्ड या तो नेटवर्क कार्ड का आपके कंप्यूटर के अंदर होना जरूरी है। आजकल सारे ही कंप्यूटर्स के साथ में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इनबिल्ट आता है, हमको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट पुराने जमाने में मदरबोर्ड के अंदर जो स्लॉट होता था उसके अंदर हम कार्ड को खरीद कर लाते थे, तब जाकर लगाते थे। इंटरनेट अगर जरूरत है हमको तो उस समय नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अलग से लाकर लगाना पड़ता था। आजकल वो सारी चीजें नहीं है, इनबिल्ट मदरबोर्ड के अंदर ये आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे हो गए नेटवर्क डिवाइसेस, और इन सब नेटवर्क डिवाइसेस में से आपको क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। इस लेक्चर को 2-3 बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वाला लेक्चर है ये, और नेटवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा वेटेज भी आपके एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे होंगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।